हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में, जिसका जो इशू है वो 8 फरवरी यानी कि कल से खुला है और ये 3 मार्च तक खुला रहेगा। और इसमें आप 8.6% तक का इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये मुथूट फाइनेंस करती क्या है, तो मुथूट फाइनेंस भारत की लार्जेस्ट गोल्ड लोन एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जो कि भारत में लगभग 83 ईयर्स से काम कर रही है। इनकी ओवरऑल पूरे इंडिया में 4600 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 2 लाख से ज्यादा रिटेल कस्टमर को ये हर दिन बेसिस पे सर्व करते हैं। 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इनकी प्रेजेंस है। 175 टन का इन्होंने जो गोल्ड ज्वेलरी है एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है, जिसके अगेंस्ट इन्होंने लोन दिया हुआ है। एक लाख से ज्यादा इनके रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो कि इनके डिफरेंट जो डिबेंचर और डेट पोर्टफोलियो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। 26,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं और 57,731 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इनकी लोन असेट अंडर मैनेजमेंट है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जो ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इन्होंने इशू किए हैं, तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसका कि मैं लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। उससे आप समझ पाएंगे कि भाई कितने प्रकार के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं और इसमें क्या रिस्क होते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो मुथूट फाइनेंस का जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का इशू ओपन हुआ है, उसमें क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और अब अगर हम स्पेसिफिकली मुथूट का जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसके बारे में बात करें, तो इससे पहले भी मुथूट जो फाइनेंस है, इन्होंने 29 डिफरेंट सीरीज में पास्ट में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं। तो ये जो सीरीज आजकल ओपन हो रखी है, ये इनकी 30वीं सीरीज है। और इसमें ये सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करेंगे। ये सिक्योर्ड डिबेंचर है, दो प्रकार के डिबेंचर होते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड, इसमें ये होता है कि अगर कल को कंपनी डूब जाती है तो कंपनी की जो असेट्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई या जो भी और असेट्स हैं, उनको बेच करके आपका जो पैसा है वो कवर किया जाएगा, यानी कि ये सिक्योर्ड होंगे। और दूसरे अनसिक्योर्ड होते हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन उसमें कोई बैकिंग नहीं होती। अगर कंपनी डूब गई, कंपनी के पास कैश नहीं बचा, तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और जो ये इशू है, इससे कंपनी 100 करोड़ रुपए रेस करना चाहती है, लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो 500 करोड़ रुपए तक कंपनी रेस कर लेगी, यानी कि 400 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भी कंपनी रेस कर लेगी अगर लोग ओवर सब्सक्राइब करते हैं। और ये इशू है 8 फरवरी यानी कि कल ओपन हुआ है और ये 3 मार्च 2023 तक ओपन रहेगा। हालांकि इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एनसीडी जो कमेटी है मुथूट फाइनेंस की, उनके पास ऑप्शन होगी कि अगर इनको पैसा पहले ही मिल जाता है तो ये 3 मार्च से पहले भी इस इशू को क्लोज कर सकते हैं। और अगर 3 मार्च तक भी इनको सफिशिएंट पैसा नहीं मिलता है तो इसकी डेट एक्सटेंड भी की जा सकती है। और इसकी जो रेटिंग है वो इकरा ने AA+ की रेटिंग दी है, यानी कि AA स्टेबल की रेटिंग है। इकरा की अगर आप डिफरेंट रेटिंग देखेंगे तो उसमें टॉप रेटिंग होती है AAA, जिसमें कि लोएस्ट क्रेडिट रिस्क होता है, यानी कि कंपनी के डूबने का खतरा बहुत ही कम होता है। और दूसरे नंबर की रेटिंग होती है AA, जो कि इनको दी गई है, जिसमें अगेन बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि अपने जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, यानी कि इंटरेस्ट वगैरह है, ये पे कर देंगे। साथ साथ में लो क्रेडिट रिस्क है, लेकिन फिर भी AAA से थोड़ी कम होती है, तो इनको AA की रेटिंग दी गई है। इसके अलावा जो ये एनसीडी है, ये बीएससी पे लिस्ट किए जाएंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसमें अलॉटमेंट दी जाएगी, यानी कि अगर आप टाइम पे अप्लाई नहीं करते हैं और इनका इशू भर जाता है तो आपको कोई अलॉटमेंट नहीं दी जाएगी। हालांकि ये बीएससी पे जैसे कि लिस्टेड होंगे, तो आप सेकेंडरी मार्केट से जब ये लिस्ट हो जाते हैं तो वहां से भी इनको खरीद सकते हैं। और अब अगर बात की जाए इंटरेस्ट रेट की, तो ये 7 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि या तो मंथली इंटरेस्ट पे किया जाएगा या एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और यहां तक कि मेच्योरिटी पे भी इंटरेस्ट की ऑप्शन दी गई है। और ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो 8.25% से लेकर के 8.6% होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे कि पहली ऑप्शन है कि आप 25 महीने के लिए ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें कि एनुअल बेसिस पे 8.25% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। दूसरी ऑप्शन है 37 महीने के लिए, जिसमें 8.5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। और तीसरी है 61 महीने का आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ले सकते हैं, जिसमें कि 8.6% का बेस्ट इंटरेस्ट दिया जाएगा।
और अगर आप मंथली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो 37 महीने में 8.25% और 61 महीने में 8.35% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास रिडम्पशन पे भी इंटरेस्ट लेने की चॉइस है कि आप मंथली और एनुअल बेसिस पे ना लीजिए। तो 37 महीने के लिए अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो 1,000 रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 1,000 रुपए 1286 रुपए होकर के आपको 37 महीने बाद मिल जाएंगे। और सातवीं ऑप्शन है जिसमें कि 61 महीने के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंटरेस्ट आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा। इसमें 8.6% के हिसाब से आपके जो 1,000 रुपए हैं वो 1,521 रुपए हो जाएंगे 61 महीने के बाद। इसके अलावा इसमें जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है वो 10,000 रुपए का होगा, यानी कि 1,000 रुपए फेस वैल्यू है, आपको कम से कम 10 यूनिट लेनी पड़ेगी, तो 10,000 रुपए की आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी। इसके अलावा कंपनी ने, क्योंकि अभी रेपो रेट लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से पिछला जो इनका इशू था जो कि नवंबर 2022 में इनके द्वारा इशू किया गया था, उससे 0.35 से लेकर के 0.5% इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिया है इसमें। और इसके अलावा ये पैसा कहाँ पे यूज करेंगे, तो 75% जो पैसा है वो लैंडिंग के लिए यूज किया जाएगा और बाकी का 25% है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसके प्रोस क्या होंगे, यानी कि अच्छी बातें क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो इकरा ने इसको AA+ की रेटिंग दी है। दो ये बेस्ट रेटिंग नहीं है लेकिन फिर भी ये रेटिंग काफी अच्छी कही जा सकती है। इसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि जो भी इनके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होंगे यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको टाइमली मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर कंपनी की बात की जाए तो फेयरली स्टेबल कंपनी है। इनकी गोल्ड लोन बुक पिछले 5 सालों में डबल हुई है। ओवरऑल जो लोन बुक है 57,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। तो एक ग्रोइंग कंपनी है, तो उस मामले में आपका बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं कि कल को ये डूब जाएगी और आपको फाइनेंशियल नुकसान होगा। इसके अलावा इकरा ने यह भी बोला है कि अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये अपनी ओवरऑल असेट क्वालिटी और कैपिटल प्रोफाइल को मेंटेन रखते हैं तो इनकी रेटिंग को अपग्रेड भी किया जा सकता है। और साथ साथ में अगर ये नॉन गोल्ड सेगमेंट, क्योंकि इनकी जो आज की डेट में महारत है वो गोल्ड लोन में है, 89% के आसपास इनके गोल्ड लोन पोर्टफोलियो होता है। तो दूसरे लोन्स में भी अगर ये अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, साथ में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी लेकर के आते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये 60% साउथ बेस्ड इनकी ब्रांचेस हैं। तो अगर ये नॉर्थ या दूसरे रीजन में भी अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं तो उससे भी इनकी रेटिंग बढ़ सकती है, यानी कि AA की जगह AAA+ इनको रेटिंग दी जा सकती है। तो ओवरऑल ये चीजें हैं जो इसके फेवर में जाती हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसमें इन्वेस्ट करने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो गोल्ड लोन्स लेते हैं, क्योंकि इनका जो मेजर पोर्टफोलियो है वो गोल्ड लोन का है, तो वो फैमिलीज होती है जिनके पास कोई और रिजॉर्ट नहीं होता, यानी कि उन्हें कहीं से लोन नहीं मिल रहा होता, तो वो अपना गोल्ड गिरवी रख के लोन लेते हैं। हालांकि इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सारे सिक्योर्ड लोन होते हैं। अगर कल को अब कोई भी व्यक्ति लोन की पेमेंट नहीं करता तो इनके पास गोल्ड पड़ा होता है जिसको कि बेच करके अपने अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो मैं इसको कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं मानूंगा। इसके अलावा इनका जो थोड़ा बिजनेस है वो साउथ बेस्ड ज्यादा है, जैसे 60% इनकी ब्रांचेस साउथ इंडिया में है, 50% से ज्यादा लोन पोर्टफोलियो साउथ इंडिया में है। तो दूसरे जो रीजन है वहां पे ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो अपने अगर बिजनेस को ये आने वाले टाइम में डाइवर्सिफाई करेंगे तो उसमें ज्यादा इनके लिए बेटर होगा, क्योंकि अगर कल को कोई साउथ इंडिया में इशू हो जाता है पर्टिकुलरली तो इनको काफी नुकसान हो सकता है। और जो सबसे खराब बात मुझे इनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में लग रही है कि इन्होंने जो रेट ऑफर किए हैं 8.25 से 8.6, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे। हालांकि एक सिक्योर्ड है, एक बड़ी कंपनी है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट कम ही हो जाएंगे, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे तो फिक्स डिपॉजिट में भी आपको, जैसे बंधन बैंक में, IDFC फर्स्ट बैंक में और भी कुछ ऐसे बैंक है जहां पे आपको 7 से 7.5% तो आराम से मिल जाएगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 8% आराम से मिल जाएगा। तो उस केस में अगर ये 8.25 से 8.6 दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि FD में आपकी लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है, कभी भी आप इसको लिक्विडेट करा सकते हैं। इसमें आप कंपनी को तो ये रिडीम करने के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आप NCD को बेच सकते हैं, और उस टाइम पे डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहे हैं, मार्केट डायनामिक्स कैसे हैं, लिक्विडिटी कैसी है, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान में इसको बेचना पड़े। लेकिन FD में भी थोड़ी बहुत पेनल्टी लगती है, लेकिन आपकी लिक्विडिटी काफी ज्यादा सेफ होती है। तो FD के मुकाबले ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली क्रेडिट क्वालिटी में भी इनको AAA की रेटिंग नहीं मिली है, तो एक रेटिंग इनकी कम भी है। हालांकि AA भी, जैसे मैंने बोला, कि काफी सेफ रहता है, लेकिन AAA अगर होती तो और भी ज्यादा कंफर्ट मिलता।
और एनसीडी अगर बोलें कि भाई ये बिल्कुल सेफ होते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एफडी के केस में आपको, अनलेस कि आपने कोऑपरेटिव बैंक में एफडी कराई हो, कोई आपको बड़ा केस नहीं दिखेगा, चाहे यस बैंक हो, धनलक्ष्मी बैंक हो, उसमें डिपॉजिटर को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एनसीडी के केस में 2019 के बाद हमने देखा है आईएलएफएस ने इसमें डिफॉल्ट किया था, डीएचएफएल डिफॉल्ट कर चुका है, रिलायंस कैपिटल ने डिफॉल्ट किया है। आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ रुपए की एक न्यूज थी कि डीएचएफएल के जो रिटेल इन्वेस्टर के पैसे है वो अटक गए थे। तो उस मामले में हिस्टोरिकली इसमें इशू देखे गए हैं। रिलायंस कैपिटल छोटी कंपनी नहीं थी, डीएचएफएल छोटी कंपनी नहीं थी, आईएलएफएस भी कोई छोटी कंपनी नहीं थी। तो हो सकता है कि कल को भी मुथूट फाइनेंस में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में आपको रिस्क हो सकता है। हालांकि सिक्योर्ड है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर रेजोल्यूशन प्लान है और वो सब, तो एफडी जितना सेफ्टी ये नहीं प्रोवाइड करते, तो उसके मामले में इनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता तो बेटर होता। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसमें अप्लाई कर सकती है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इसमें मंथली एनुअल ऑप्शन लेते हैं तो आप रेगुलर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और उसके अलावा जब ये सेकेंडरी मार्केट में आप इसको अगर बेचना चाहें, मान लो अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो अच्छी बात है कि सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। और क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट ऐसा माना जा रहा है पीक पे आ चुके हैं, तो इससे आगे इंटरेस्ट रेट आइडली या तो स्टेबल रहने चाहिए या कम होने चाहिए, तो उस केस में बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि नए इंस्ट्रूमेंट अगर कम इंटरेस्ट रेट के साथ आएंगे तो ये सेकेंडरी मार्केट में आपका अच्छे प्राइस पे बिक सकता है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए पहले पहले तो आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आईडीएफसी बैंक का वो है, जो भी आसबा वाला बैंक है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या मुथूट फाइनेंस की आप वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट यानी कि ब्रोकर के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटी का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ऑनलाइन की भी ऑफलाइन भी, आप किसी भी मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाके या मे बी बैंक की भी किसी ब्रांच में जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये जो भी एनसीडी होते हैं जिसमें इसको गिरवी रख के कोई भी कंपनी लोन नहीं दे सकती है, तो उस मामले में ये थोड़ी सी सेफ्टी इनकी बढ़ जाती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो मुझे बहुत ही अच्छी ऑप्शन ये नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो आप अपने डेट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि कुछ एफडी आप करा सकते हैं, कुछ भारत बॉन्ड या डेट फंड में आप पैसा डाल सकते हैं, और कुछ पैसा यहाँ पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एफडी से बहुत ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक छोटे पीरियड में आपको 37 महीने से 61 महीने के बीच में एफडी से बेटर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल आप अपने डेट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालना चाहते हैं तो मुझे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो आप लिखिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।